अयोध्या मामले में एसआईटी की समय सीमा खत्म। अगले 24 घंटे में एसआईटी सौंप सकती है रिपोर्ट। जांच में खुलेंगे कई राज। वाराणसी में आज पंच सम्मेलन का आयोजन। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य रहेंगे मौजूद। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान भी होंगे शामिल। यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक्टिव मोड में। 22 जुलाई को 403 सीटों पर बूथ सम्मेलन से कार्यकर्ताओं को मिलेगा बड़ा संगठनात्मक संदेश। और दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक। आज राहुल गांधी की अध्यक्षता में होगी बैठक। संसद सत्र के मुद्दों पर होगी चर्चा। और देश भर में बड़ी मानसून की रफ्तार। मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट। दिल्ली समेत 21 राज्यों में तेज हवा के साथ भारी बारिश की आशंका। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक वदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। और दिल्ली से बड़ी खबर, जवाब बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने की अहम बैठक। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं दिल्ली से, जहां बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने अहम बैठक की। पीएम आवास पर हुई हाई लेवल मीटिंग। पीएम मोदी, अमित शाह, बीएल संतोष, नितिन नवीन मौजूद रहे। इसके साथ ही बैठक में संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा हुई। बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम के गठन पर मंथन। संगठन में बड़ी फेरबदल की अफवाहें। संगठन में नई नियुक्तियां और जिम्मेदारियों के पुनर्वितरण पर भी हुई चर्चा। आगामी राज्यों के चुनाव को लेकर भाजपा ने रणनीति पर विचार विमर्श किया। संगठन विस्तार और राज्यों में पार्टी को मजबूत करने के रोड मैप पर भी चर्चा हुई। इसके साथ ही बैठक के एजेंडे पर भाजपा की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। भाजपा संगठन में संभावित फेरबदल को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां संगठन में बहुत बड़ी फेरबदल की आशंका जताई जा रही है। तो बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने एक बेहद अहम बैठक की है और इस बैठक में तमाम दिग्गजों की मौजूदगी रही। पीएम आवास पर ये बैठक हुई है, हाई लेवल मीटिंग की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीएल संतोष, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन मौजूद रहे। और देखिए तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने ये बेहद अहम बैठक की है। बताया जा रहा है कि बड़ा संगठनात्मक फेरबदल भी हो सकता है। तो देखिए तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व इस वक्त तमाम दिग्गजों की मौजूदगी रही इस बैठक में। 2027 चुनाव को भी लेकर बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक बताया जा रहा है, जहां बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने ये अहम बैठक की है। और ये बैठक पीएम आवास पर की गई। कई विशेष मुद्दों पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी रही। नितिन गडकरी मौजूद रहे और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मौजूद रही। गृह मंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर की मौजूदगी रही। और सारे शीर्ष नेतृत्व एक साथ एक मंच पर, जहां विशेष महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया गया। जेपी नड्डा समेत तमाम दिग्गजों की यहाँ पर देखिए मौजूदगी रही और बेहद कई अहम फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी मौजूदगी रही। साथ ही केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी रही। और बताया जा रहा है कि इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। आगामी कई राज्यों में चुनाव है, उसके लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण ये मीटिंग बताई जा रही है। तो देखिए तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए स्नेह कमल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्नेह कमल, देखिए हाई लेवल मीटिंग की गई है, तमाम दिग्गजों की मौजूदगी रही है। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण ये बैठक माना गया? आप तक आवाज पहुंच पा रही है स्नेह कमल?
चलिए वापस आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच दर्शकों को लगातार तस्वीरें साझा कर रहे हैं जहां पर आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर लोक कल्याण मार्ग पर बीजेपी ने एक बेहद अहम बैठक की है। और इस बीच 2 घंटे से अधिक चली इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बी एल संतोष और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव नितिन नवीन भी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में संगठन से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। इसलिए कमल, वापस से आपका रुख करेंगे, इस बैठक के क्या मायने हैं? आप तक आवाज पहुंच पा रही है कमल? तो चलिए वापस से जुड़ेंगे आपसे, लेकिन इस बीच लगातार ये बड़ी जानकारी आप तक बता दें। जहां बताया जा रहा है कि नितिन नवीन की नई टीम के गठन को लेकर भी विचार विमर्श हो सकता है। हालांकि बैठक के एजेंडे को लेकर पार्टी की ओर से अभी तक कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। देर रात सामने आया कि ये बैठक 2 घंटे 15 मिनट तक चली है। बीजेपी संगठन में संभावित बदलाव और आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों के मद्देनजर इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। और सूत्रों का कहना है कि बैठक में संगठनात्मक रणनीति और जिम्मेदारियों के बंटवारे पर चर्चा संभव है। तो बता दें कि इससे एक दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे थे, जिसके बाद ये बेहद अहम मीटिंग हुई। और एक और बड़ी खबर जो है, अहमदाबाद दौरे पर अमित शाह जगन्नाथ मंदिर में मंगला आरती की। ये बड़ी जानकारी जहां आज से रथ यात्रा की भी शुरुआत होगी। और ऐसे में ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां गृह मंत्री का ये बेहद अहम दौरा बताया जा रहा है। आज से रथ यात्रा की शुरुआत होगी, जिसमें तमाम दिग्गजों की भी मौजूदगी रहने वाली है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अहमदाबाद दौरे पर अमित शाह है, जगन्नाथ मंदिर में उन्होंने मंगला आरती की, साथ ही आज से रथ यात्रा की भी शुरुआत होगी। तो इस बीच आपको बताते चले, इस रथ यात्रा में तमाम दिग्गजों की भी मौजूदगी रहेगी। गृह मंत्री अमित शाह, जहां आज से विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत हो गई है। इस पावन अवसर पर सुबह सुबह मंगला आरती के साथ सभी अनुष्ठानों का शुभारंभ हो गया है। जहां आपको बता दें कि अहमदाबाद के जमालपुर स्थित जगन्नाथ मंदिर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने परिवार के साथ मंगला आरती में हिस्सा लिया। और बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा रहा गृह मंत्री अमित शाह का, जहां परिवार संग उन्होंने आरती की, पूजा अर्चना की। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि आज से रथ यात्रा की शुरुआत होगी। तो गुजरात के अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की 149वीं रथ यात्रा निकलेगी। और रथ यात्रा के लिए भव्य तैयारियों के अलावा सुरक्षा के बड़े और तगड़े बंदोबस्त किए गए हैं। पुलिस आसमान से लेकर नीचे जमीन तक चप्पे चप्पे पर नजर रखेगी। 16 से ज्यादा किलोमीटर लंबे परंपरागत रथ यात्रा रूट पर 3 मुख्य रथों के साथ 18 गजराज, 103 ट्रक और 23 अखाड़े शामिल होंगे। सुरक्षा की दृष्टि से पूरे रूट को 26 रेंज और 1397 पॉइंट्स में बांटा गया है। 10 आईजी, डीआईजी सहित 30,000 से अधिक पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। और एक मायने में जगन्नाथ पुलिस से ज्यादा सुरक्षा की तैयारी की जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां गृह मंत्री ने अपने पूरे परिवार के साथ पूजा अर्चना की। और देखिए, बेहद भव्य तरीके से रथ यात्रा निकाली जाएगी। आज से रथ यात्रा की शुरुआत हो रही है। विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत हो रही है। इस पावन अवसर पर सुबह सुबह मंगला आरती के साथ सभी अनुष्ठानों का शुभारंभ हुआ। अहमदाबाद के जमालपुर स्थित जगन्नाथ मंदिर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने पूरे परिवार के साथ मंगला आरती में हिस्सा लिया।
ओडिशा के पुरी में, गुजरात के अहमदाबाद में इस पर्व को लेकर भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिलता है और ये शहर की 149वीं रथ यात्रा है जिसमें सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जहां सोने की झाड़ू से मार्ग की सफाई की रस्म निभाई है। तेज बारिश के बावजूद पुरी में भक्तों की भारी भीड़ जुटी रही, लेकिन इस बीच ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं जहां देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अपने परिवार के साथ पूजा अर्चना की और जहां आज से रथ यात्रा की भी शुरुआत हो रही है। ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है सुरक्षा के लिहाज से, जहां आसमान से लेकर जमीन तक चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। सीसीटीवी कैमरे से सुरक्षा की जा रही है, निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत या परेशानी न आए। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने परिवार के साथ अहमदाबाद की जमालपुर स्थित जगन्नाथ मंदिर में 149वीं रथ यात्रा के शुभारंभ में हिस्सा लिया। और एक और बड़ी खबर, जहां यूपी में कौशल विकास का बजट 9 गुना बढ़ा है। योगी सरकार ने कौशल विकास का बजट 9 गुना बढ़ा दिया है। ये बहुत बड़ी पहल भी बताई जा रही है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं उत्तर प्रदेश से, जहां यूपी में कौशल विकास का बजट 9 गुना बढ़ा। योगी सरकार ने कौशल विकास का बजट 9 गुना बढ़ाया है। अब युवाओं को लोकल लेवल पर मिलेगा सीधे रोजगार। हर जिले में बनेंगे स्किल इंडस्ट्रियल जोन। तो यूपी सरकार की ये बहुत बड़ी पहल बताई जा रही है तमाम युवाओं के लिए, जहां सरकार ने कौशल विकास मिशन का बजट लगभग 9 गुना बढ़ाकर 3,310 करोड़ रुपए कर दिया है। और इस पहल के तहत राज्य के हर जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र बनाए जा रहे हैं, जो युवाओं को स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण और नौकरियां प्रदान करेंगे। तो व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास के लिए कुल बजट बढ़कर लगभग 3,349 करोड़ हो गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रणवीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रणवीर, अब युवाओं को लोकल लेवल पर इसका सीधे रोजगार मिलेगा। यूपी सरकार की इस पहल के बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है? निश्चित तौर पर कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने 9 गुना बजट बढ़ा दिया है, जिसका बजट अब 3,310 करोड़ रुपया हो गया है। इस पहल के लिए लगातार जो जिले स्तर पे है स्किल इंडिया का एक जोन बनाया जाएगा, जहां युवाओं को स्थानीय स्तर पर लोगों को उद्योग के मांग के अनुसार, यानी कि जैसे जिसकी जो मांग होती है, जैसे कारपेंटर की हो, चाहे इंजीनियरिंग की हो, चाहे मिस्त्री की हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन की हो, उसके अनुसार उनको कहीं ना कहीं दिया जाएगा, युवाओं को स्किल बढ़ाया जाएगा और रोजगार दिया जाएगा। सीधे तौर पर इनको जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अब जो पहल है, उनको सीधे तौर पर जो रोजगार से जोड़ा जाएगा। और इसको सबसे बड़ी बात है स्किल इंडिया जोन, यानी कि SVP के हब के स्टोर के रूप में इसको लोगों को बनाया जाएगा। और यानी सेमी के तहत इन सब सेवा योजना के जो कार्यालय हैं, इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार और औद्योगिक जोन से इन सबको जोड़ा जाएगा। कहीं ना कहीं जोन स्तर पर इनको बांट करके, यानी 9 जोनों में बांटा है, तो जब जोन में इनको बांटेंगे तो बांट करके उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के बाद इनको कहीं ना कहीं जो है रोजगार दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि एक ही छत के नीचे सभी युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्टार्टअप इंडिया के तहत उनको सपोर्ट मिलेगा और स्थानीय रोजगार पाने के लिए जो उद्यमी जो अपने युवा इधर उधर टहलते हैं, उनको कहीं ना कहीं इसका एक भरपूर लाभ मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही उसके आधार पर इस चीज को बनाया। दूसरा सबसे बड़ी बात है जो तकनीकी शिक्षा है, तकनीकी शिक्षा के तहत इन सबको प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, रोबोट तकनीकी, 3D प्रिंटिंग, सेमीकंडक्टर जैसी तमाम आधुनिक जो प्रशिक्षण है, उन प्रशिक्षणों से इन सबको प्रशिक्षित किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो युवा होते हैं और जब विदेशों में जाते हैं तो इनको कहीं ना कहीं एक बातचीत में एक असमंजस पैदा होती है। तो ऐसे में इनको विदेशी नौकरियों के लिए इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी विदेशी भाषाओं का भी इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, जैसे जापानी भाषा है। और उसके बाद में अंग्रेजी, खासतौर पे बहुत से ऐसे बच्चे इनको इंग्लिश, जो गाँव देहात के बच्चे हैं इंग्लिश उनकी मजबूत नहीं है, तो उनको इंग्लिश, जापानी, नेपाली तमाम भाषाओं का इनको जो है ज्ञान दिलाया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार से इनको किसी भी जगह जाएं तो इनको कोई दिक्कत ना हो। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि निजी जो भागीदारी है उसमें उसके सहयोग से ये उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जो है वो युवाओं को
रोजगार देंगे और युवाओं को जिस तरीके से उनकी रिक्वायरमेंट है, जिस तरीके से लोगों की मांग है, उस तरीके उनको प्रशिक्षित करेंगे। टाटा के सहयोग से जो सरकार है, उन्होंने हजारों जो बच्चे हैं उनको नौकरी की बात की है। टाटा समूह ने लगभग 7,000 करोड़ का CSR जो फंड MOU साइन किया है। तो इस तरीके से जो युवाओं का एक हब है, युवाओं का जो बजट है और जो युवाओं के भविष्य की बात है, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार जो है सोच रहे हैं। उनके बारे में सीधे उनकी नौकरी के बारे में, उनके रोजगार के बारे में कहीं ना कहीं लगातार चिंतित है। दूसरा सबसे बड़ी बात है, डिजिटल पोर्टल बनाया जाएगा। डिजिटल पोर्टल के माध्यम से सभी युवाओं को ट्रेनिंग के साथ साथ उनको एक कनेक्टिविटी दी जाएगी, जैसे किसकी रिक्वायरमेंट है तो उसमें कहीं ना कहीं वो अपने रिक्वायरमेंट को वो करेंगे, फुलफिल करेंगे और उसके बाद उनको सीधे जॉब जो है मिल जाएगा। इसको जोड़ने के लिए कौशल सारथी और कौशल सेतु नाम का जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जिसके आधार पर युवाओं को कहीं ना कहीं प्रशिक्षण मिलेगा। जैसे ही डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे, उसमें उनके जो भविष्य, उनका जो रोजगार है, उनका जो काम है, वो कहीं ना कहीं उनको उस पर डेवलप होगा। तमाम छोटे छोटे जो युवा हैं, उनके कार्य कौशल को, उनकी कुशलता को छोटे छोटे वीडियो बना करके, क्लिप बना करके उस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपलोड किया जाएगा, जिससे लोगों को और जो लोग उस वेबसाइट पे जाएं, उस पर कहीं ना कहीं उनको एक सराहना मिलेगी। तो ये तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं। गाँव देहात के जो अच्छे कुशल कारीगर हैं, उनको प्रशिक्षण और आधुनिक तरीके से प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये जो नौकरी की जो पेशा है, हालांकि जो नौकरी के लिए, जो रोजगार के लिए जो हब बनाया गया है, आपने देखा कि कोरोना संक्रमण काल में किस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ कई राज्यों से अपने जो उत्तर प्रदेश के लोग थे, निवासी थे, उनको बसों के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से लेकर के आए और कहीं ना कहीं उनका श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन कराया। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद युवाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात भी बताई जा रही है प्रदेश में, जहां 75 जिलों में ये प्रशिक्षण जो है औद्योगिक क्षेत्र लागू के। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणवीर आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। रेलवे ने IRCTC की नई वेबसाइट लॉन्च की है। पोर्टल का नया बीटा वर्जन आज से चालू है, जहां नए वेबसाइट में 4 बड़े बदलाव किए गए हैं। यूजर्स के लिए टिकट बुक करना अब बहुत आसान होगा, यानी कि अब आप पहले से ज्यादा आसानी से टिकट बुक कर सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जो आपको बता दें, रेलवे ने IRCTC की नई वेबसाइट लॉन्च की है। पोर्टल का नया बीटा वर्जन आज से चालू हो जाएगा। इसके साथ ही साथ नई वेबसाइट में 4 बड़े बदलाव किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे यूजर्स के लिए अब टिकट बुक करना आसान होगा। तो भारतीय रेलवे ने हाल ही में अपने अपग्रेडेड और नए पोर्टल बीटा वर्जन को लॉन्च किया है। इस बीच IRCTC की अपनी पहल है, इसे स्मार्ट ब्रांड द्वारा लॉन्च नहीं किया गया, लेकिन रेलवे के आधिकारिक कम्युनिटी प्लेटफॉर्म पर रेल टिकट बुकिंग के लिए IRCTC के रेड रेल जैसे पार्टनर ऐप्स की जानकारी मौजूद है। तो ऐसे में टिकट बुकिंग के दौरान बार बार आने वाले अनावश्यक कैप्च, पॉप अप और विज्ञापनों को हटा दिया गया है, जिससे बचत होगी समय की। और आगरा में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की पहल तेज हो गई है। वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने इस परियोजना का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है। संगठन के मुताबिक छावनी सीमा के बाहर भारत सरकार की करीब 52 एकड़ जमीन इस प्रोजेक्ट के लिए उपयुक्त है। प्रस्तावित योजना की अनुमानित लागत करीब 500 करोड़ रुपए बताई गई है। इसमें क्रिकेट के साथ अन्य खेलों के लिए भी आधुनिक सुविधाएं विकसित करने की बात कही गई है। हालांकि परियोजना को मंजूरी सरकार और खेल विभाग के फैसले के बाद ही मिलेगी। स्थानीय खिलाड़ियों ने इस पहल का बहुत बहुत स्वागत किया है। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां स्थानीय खिलाड़ियों ने इस पहल का स्वागत किया है। इसके साथ ही परियोजनाओं को मंजूरी सरकार और खेल विभाग के फैसले के बाद ही मिलेगी। फिलहाल आपको बता दें कि आधुनिक जो सुविधाएं हैं वो विकसित करने की इस पूरी परियोजना से संबंधित बात की गई है और बताया जा रहा है कि अनुमानित लागत करीब इसके 500 करोड़ रुपए है।
खिलाड़ियों को एक बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। इंटरनेशनल स्टेडियम के प्रस्ताव से अब लगातार लोगों की उम्मीदें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने इस परियोजना का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है। संगठन के मुताबिक छावनी सीमा के बाहर भारत सरकार की करीब 52 एकड़ जमीन इस प्रोजेक्ट के लिए उपयुक्त है। प्रस्तावित योजना की अनुमानित लागत करीब 500 करोड़ रुपए बताई गई है और इसमें क्रिकेट के साथ अन्य खेलों के लिए भी आधुनिक सुविधाएं विकसित करने की बात कही गई है। स्थानीय खिलाड़ियों ने इस पहल का स्वागत किया है। और बहराइच में एसएसबी और पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां बड़ी कार्रवाई करते हुए एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है। थाना मोतीपुर क्षेत्र के पड़ड़िया चौराहे से आरोपी इसरार अली को 737 ग्राम अवैध स्मैक के साथ पकड़ा गया है, जहां बरामद स्मैक की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी मेटकिया पोंडा गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी के पास एक बाइक और मोबाइल भी बरामद किया गया है। कोर्ट में पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। तो देखिए, लाखों का स्मैक बरामद किया गया है। इसकी अनुमानित कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है और अब इस तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। ये तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर एक नशा तस्करी को गिरफ्तार किया गया है। 237 ग्राम अवैध नशीला पदार्थ भी बरामद किया गया है। एसएसपी और पुलिस ने मिलकर ये बड़ी और संयुक्त कार्रवाई की है, जहां कोर्ट के आदेश पर इसे अब जेल भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। तो मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार किया गया है। ये बहुत बड़ी सफलता पुलिस और एसएसपी टीम को बताया जा रहा है, जहां एक तस्कर की गिरफ्तारी की गई है और अब कोर्ट के आदेश पर इस तस्कर को जेल भेज दिया गया है। तो पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां एक 237 ग्राम अवैध नशीला पदार्थ भी इस तस्कर के बरामद किया गया है। और बदायूं में दिन दहाड़े टप्पेबाजों ने एक किसान की बाइक पर रखे बैग से 80,000 रुपए चोरी कर लिए। पीड़ित किसान मुनेश पाल तेल बेचकर लौट रहे थे, तभी इस बीच आरोपी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। पीड़ित का दावा है कि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। उनका आरोप है कि शिकायत के बावजूद अब तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया और पुलिस मामले में लापरवाही बरत रही है। घटना के 3 दिन बाद भी संदिग्ध आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द कार्रवाई की जाएगी। तो सीसीटीवी कैद में ये पूरा जो दावा है वो कैद हो गया है और ऐसे में बताया जा रहा है कि पुलिस ने इस वक्त लगातार कार्रवाई करी। हालांकि 3 दिन बाद भी आरोपी फरार हो गया है और अब पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है। तो जिसकी तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पुलिस अब हर सीसीटीवी कैमरे पर निगरानी कर रही है, चेक कर रही है। इसके साथ ही इसे गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और जल्द ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, इस पूरे मामले में लापरवाही बरत रही है पुलिस। घटना के 3 दिन बाद भी संदिग्ध आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वही पुलिस का कहना है कि मामले की जांच लगातार जारी है और जल्द कार्रवाई की जाएगी। तो 3 दिन बाद भी आरोपी फरार बताया जा रहा है। 3 दिन बाद भी पुलिस आरोपी को ढूंढने में नाकामयाब रही है और ऐसे में बताया जा रहा है कि पूरा मामला चोरी का है। 80,000 रुपए बैग से चुरा लिए गए थे, जिसके बाद चोर इस वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई तेज कर दी है। मिर्जापुर पुलिस ने कटरा कोतवाली क्षेत्र की एक ज्वेलरी दुकान में हुई चोरी का बड़ा खुलासा करते हुए शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी के आभूषण, नकदी और वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल बरामद की है। जांच के दौरान वाराणसी निवासी राजकुमार पटेल और सोनभद्र निवासी शिव मौर्य को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी राजकुमार के खिलाफ गैंगस्टर समेत करीब 29 आपराधिक मामले दर्ज हैं। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। तो देखिए, तस्वीर मिर्जापुर से दिखा रहे हैं, जहां आभूषण, नकदी और बाइक इन दोनों चोरों से बरामद की गई है। पुलिस के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है। मुख्य आरोपी पर 29 मामले दर्ज है
आपको बता दें कि मुख्य आरोपी राजकुमार बताया जा रहा है, जिसके खिलाफ गैंगस्टर समेत 29 आपराधिक मुकदमे दर्ज है। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।